तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, ओके ठीक है। हमने दो प्योरिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, एक तो फिल्ट्रेशन, एक क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, थ्योरेटिकल टॉपिक ही है ते वो कोशिश करते हैं एक दो दिन च अपना खत्म हो जाए। नाल नाल रीडिंग करना मेरे, क्रिस्टलाइजेशन अपनी होगी सी। सो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कहता दिस मेथड क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते थे वैसे, बेसिकली याद होगा आपको। जैसे इम्प्योरिटी है ना, एक तो मेन सब्सटेंस है, एक इम्प्योरिटी है, और ऐसे लगा लो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लस इम्प्योरिटी। ये टॉपिक में करना क्या है हमको कि कुछ हमारे पास कंपाउंड बना कोई, ठीक है, कंपाउंड जब बनाते हैं लैब में, उसमें सपोज करो कोई इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो वो इम्प्योरिटी को हम कौन कौन से मेथड लगा के सेपरेट कर सकते हैं। तो हम किसी सॉल्वेंट में ये पूरी चीज डाल देंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट में डालेंगे, मान लो सॉल्वेंट हॉट है, गर्म सॉल्वेंट में ये घुल गया, सब कुछ घुल गया। बट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऐसा है कि हॉट में मान लो वो घुल रहा है ज्यादा, बट जैसे जैसे उसको ठंडा करते जाएंगे पूरे मिक्सचर को, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो आपका क्रिस्टलाइज होके बाहर आता जाएगा। तो आपके पास जो क्रिस्टल होके बाहर आएंगे वो प्योर सब्सटेंस होगा। ऐसे उसको बार बार कर करके हम उसके प्योर क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो उसकी फर्दर एक मॉडिफिकेशन है क्रिस्टलाइजेशन के, उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहता क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स which are soluble in the same solvent। दो कंपाउंड है कोई, सेम सॉल्वेंट सॉल्युबल है, बट देयर सॉल्युबिलिटीज आर डिफरेंट। एक सॉल्वेंट है, दो कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड ए प्लस कंपाउंड बी, ठीक है, दोनों ही ਇਹਦੇ ਚ डिसॉल्व हो जाते हैं, बट सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट है। मतलब कि ये सपोज करो एक ज्यादा सॉल्युबल है, एक कम सॉल्युबल है, वो चीज है। आगे की कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, बार बार करनी पड़ती है ये प्रोसेस व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दिस मिक्सचर। अच्छा बेटा, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सॉल्वेंट में जितनी चीज मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती थी वो आपने डिसॉल्व करके उसका सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन मतलब उसके बाद और डिसॉल्व नहीं हो सकती। उसके बाद ठंडा कर रहे हैं, मान लो कंपाउंड ए जो है वो मोर सॉल्युबल है, ए लेस सॉल्युबल है, ठीक है। दोनों दी सॉल्युबिलिटी च फर्क होना चाहिए ना, तो दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिसॉल्व कर लिया, दोनों डिसॉल्व हो गए हॉट ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੋਲੂਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਬਲ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਾਹਰ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਲਿਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। देखो की कहना चाह रहे हैं, मैं दोबारा दस दी ना। सॉल्वेंट है एक कंपाउंड ए है, एक बी है, बी मान लिया लेस सॉल्युबल है, ए मान लिया मोर सॉल्युबल है। आपने हॉट सॉल्वेंट लिया, उसमें आपने पूरा मिक्सचर डिसॉल्व करके उसको सैचुरेट कर दिया। सैचुरेट करने का मतलब जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता था कर लिया। उसके बाद जब इसको कूल करने जाओगे तो जेडी चीज घट सॉल्युबल सी वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਾ ਕੀ मतलब है, क्रिस्टल बनन लग जाएंगे। ਇਹਦਾ ਵਿਕਰ ਤੋਂ उड़ के थोड़ी बाहर आएगी। बाहर आने का मतलब की है भी सॉल्युबल नहीं रही, ਹੁਣ ਉਹ इनसॉल्युबल की तरफ जा रही है, ਉਹਦੇ क्रिस्टल बाहर आने लग गए। ठीक है, उस एक टाइम आऊगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मतलब सारा बी एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਦਰ ਲਿਕਰ। ਮਦਰ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਚੂਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਬਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਨਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਘੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ? चलो पढ़ लियो बेटा, ये थोड़ा याद करन वाला जा काम हैगा। जिवें तुहाडा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव च तां समझण वाला भी सीगा, काफी न्यूमेरिकल्स भी आउंदे आ क्वांटिटेटिव विच, तां इस तुहानूं याद ही करना पैना।
ਅੱਗੇ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ डिस्टिलेशन की टेक्निक ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? जस्ट से फर्स्ट टाइम क्या? बताओ बेटा, बोल के बताइए। डिस्टिलेशन वर्ड सुने हैं कदे अज तक? यस यस मैम। ओके, तो डिस्टिलेशन ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲਾਸਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਬਾਟਮ ਫਲਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, A ਤੇ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਏਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਪੋਜ਼ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਮਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਨਮਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਸਨਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਨਮਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣਨਗੇ? ਨਮਕ ਦੇ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਵੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? 100 ਡਿਗਰੀ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਰੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। मतलब पिछे किहड़ी चीज रह जाऊगी जिहदा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये उन्हां चीज़ों वास्ते वरतते हैं आपां डिस्टिलेशन जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा होता है। समझ आ गया बेसिक चीज क्या? महक समझ नहीं आया बेटा? बोलो, आपने नहीं हाथ खड़ा किया? महक आपकी आवाज नहीं आ रही। इज देयर सम इशू इन द माइक? Either write in the chat or use mic please. मैम दोबारा समझाओ, नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं हुन रीड ही कर रही हूं, ओदे विच ही सारा दोबारा समझ आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कहता डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड। कन्वर्जन का मतलब क्या? कन्वर्ट करना। एक लिक्विड नु कन्वर्ट करते ने इनटू वेपर। वेपर विच कन्वर्ट करते ने हीट करन नाल। जिवें मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਸਕ ਹੈ महक, ठीक है। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੇਪਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ठीक है। फिर कहते हैं मैथड यूज करते हैं टू सैपरेट वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਤੇ ਨਾਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭੁੱਲ ਗਏ? ਜੱਸੀ ਦੱਸੇਗੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਨਾਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੱਸੀ। ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵੇਪਰ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? नॉन वोलाटाइल। ऐसा बनता बेटा हर एक चीज दे जान गई एक टेंपरेचर ते, बट नॉर्मल कंडीशन जिवें मैं कहां पानी ते नमक की गल कर रहे थे आप, पानी नु हीट करोगे 100 डिग्री ते वेपर बन जाएंगे। सॉल्ट दे तो नहीं इजीली बनते, तो सॉल्ट हो गया नॉन वोलाटाइल, पानी हो गया वोलाटाइल। कहता है जिहड़ा मैथड है वोलाटाइल लिक्विड नु नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज तो सैपरेट करने विच यूज करते हैं। होर किथे यूज करते हैं? लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। दो लिक्विड है ए ते बी, उन्होंने जो बॉइलिंग पॉइंट जिवें मान लो असीं 20-30 डिग्री का फर्क है, जिवें मान लो एक दा बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक दा बॉइलिंग पॉइंट 150 है, सपोज करो। तो जदों तुसीं उहनूं हीट करोगे पहला किहड़ा टेंपरेचर आएगा? चाहे पहला 100 आएगा कि 150 आएगा? 100 आएगा। 100 आएगा। तो जब तुसीं हीट कर रहे हो, द सब्सटेंस व्हिच हैज बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री that will get converted into vapors, है ना। वेपर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेपर इकट्ठे हो गए, उसको हम कंडेंस कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 100 वाला लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और पीछे कौन सा रह जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है 150 वाला। इट मीन्स हम दो लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस सफिशिएंट हो,
या हम ऐसी दो चीजों को सेपरेट कर सकते हैं जिनमें से एक के वेपर बन जाते हो इजीली, दूसरे के नहीं बनते हो। ठीक है, जिसके नहीं बनते दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल, जिसके बन जाते हैं दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। बट यदि दोनों ही लिक्विड्स हैं तो दोनों ही वोलेटाइल है, तो उनमें कंडीशन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कहता है liquids having different boiling point vaporize at different temperature naturally। एक 100 डिग्री पे वेपर बना रहा है, दूसरा 150 पे बना रहा है। The vapors are cooled and liquids so formed are collected separately। जिਵੇਂ कहता मिक्सचर ऑफ ईथर। चलो ईथर बताओ क्या होता है, आपको बता समझाया था ना नेमिंग में, जर्नल फॉर्मूला बताओ ईथर का। RCOOR डैश। नहीं बेटा, दैट इज एस्टर, ईथर नहीं है वो, ईथर है ROR डैश। महक ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ RCOR ਡੈਸ਼, ਉਹ ਐਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਦ ਹੈ। टेस्ट लेना पड़ेगा थोड़े नेमिंग का, मन लगता है। जैसे ईथर को कैसे लिखते हैं बेटा? मैम ROR डैश के साथ। मैंने यहाँ पे ROR डैश लिखा है, आप बोल रहे हो ROR डैश के साथ, ये क्या बात हुई? मैं तो ये पूछ रही हूँ इसका नाम कैसे लिखते हैं। बेटा बोलो, एल्कोक्सी एल्केन बताया था ना? यस मैम। जैसे तूने किया नहीं ना नेमिंग का, देख ले यही हालत है अभी भी। साहब टॉलुइन क्या होता है बता चल। मैंने पढ़ाना नहीं तुम लोगों को, नहीं बता। मिथा कहते हैं मैम, सब फर्स्ट नंबर पर मैम वो होएगा मिथाइल। किसके फर्स्ट नंबर पे? मैम क्या कहते हैं मैम उसके, बेंजीन के। बेटा बेंजीन के फर्स्ट पे नहीं, उनकी सारी चीजें बराबर, मतलब सभी कार्बन बराबर हैं, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है ये मिथाइल। चलो कुछ तो बताया। इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, कहते हैं जो ईथर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट 308 केल्विन है और टॉलुइन का हाई है। दोनों में पहले महक किसके वेपर बन जाएंगे? ईथर दे के टॉलुइन दे? ईथर। ईथर दे। ऐदा ही ये ना एग्जांपल याद कर लियो, हेक्सेन है 342, टॉलुइन है, इसको भी से हेक्सेन तो आता ही होगा। फॉर्मूला बताना जस्सी हेक्सेन का। C6H12O6। एक क्या बोला तूने, रुक जा। C6H12O6 मतलब O6 मैम। C6H6, वाह। ये बेंजीन है क्या हेक्सेन है? चपेड़ा पहन वाली है ना? नो मैम, नो मैम, C6H12O6। वाह, C6H12O6। ये किस चीज का फॉर्मूला है? मैं ग्लूकोज पूछ रही हूँ। C6H14 होता है हेक्सेन। भाई एक काम करो, तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, और जब इन्वायरमेंट प्लस नॉमेनक्लेचर का टेस्ट होगा, मैं सोचती हूँ कि नहीं अपने आप कर लोगे। अब इसमें ना कोई समझौता नहीं होने वाला, संडे को टेस्ट भेजूंगी मैं, ऑनलाइन देना, क्योंकि संडे को तो मैं नहीं आऊंगी। कोशिश मैं करूंगी मीटिंग ऑन करके टेस्ट लूं। कुछ चीटिंग कितनी या कुछ कितना देखियो, मैं आके दोबारा भी टेस्ट लूंगी। हेक्सेन का फॉर्मूला ही नहीं पता हाले तक, गलती पता लग गई जस्सी? यस मैम। बेटा जी पढ़ाई कीजिए, ऐसे कुछ नहीं बनने वाला। और सिंपल आगे देखो, ਹੁਣ तक सानू ये पता लग गया है जिस ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐदा क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टिलेशन किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो आप उसमें दो चीजें दे सकते हो कि या तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करने में, या दो लिक्विड्स को सेपरेट करने में जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इसने प्रोसेस बताया, कहता सिंपल डिस्टिलेशन है तो लिक्विड मिक्सचर को राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लो, आरबी जिसको बोलते हैं। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसमें ले लो और उसको हीट करो।
जब बॉयल हो जाएगा वेपर्स ऑफ लोअर कंपोनेंट, लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर पहले बन जाएंगे। वेपर को कंडेंस कर लो, कंडेंसर में मतलब पास करके, और वो रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। देखो शायद तुम लोगों को टेक्निकल लैंग्वेज ना समझ आ रही हो, ये डायग्राम है बेटा। इसको ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क बोल देते हैं, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क भी बोल देते हैं। क्या तुम लोगों को डायग्राम दिख रहा है? ये थर्मामीटर लगा हुआ, टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं हम यहाँ से, ठीक है। नीचे से हीट दे रहे हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ये उसके वेपर बने, यहाँ से वेपर पास होंगे, ये बेटा कंडेंसर बोलते हैं इसको। ये देखो वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट, वाटर ठंडा पानी सर्कुलेट करते रहते हैं तो कंडेंस होके ये डिस्टिलेट, इसको रिसीवर बोलते हैं। रिसीवर मतलब जिसमें वेपर से कंडेंस होके इकट्ठे हो रहे हैं। आगे बात समझ में? कंडेंसर एंड रिसीवर कहता है जेड़ा चीज इकट्ठी हुई है दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट। तो यही इसने लिख के दिया हुआ है, कुछ और नहीं है। वेपर्स ऑफ हायर बॉइलिंग जो है वो बाद में बनते हैं। लिक्विड कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली। सिंपल डिस्टिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट लाइक ज्यादातर 30 या 50 केल्विन, मतलब फर्क होता है, लाइक एक का 100 है दूसरे का 150 है, वो बोल रहा है। इतना डिफरेंस होना चाहिए। आपको एक चीज याद है, मैंने बताया था जब हमने पहला चैप्टर किया था कि जो डिफरेंस होता है वो सेल्सियस में भी उतना ही आएगा और केल्विन में भी, याद है? इन दोनों में केल्विन में कितना फर्क होगा निकाल के देखो। ये 273 बनेगा, सॉरी 373, और 150 में 273 ऐड करो, 7 5 12, 3 3 4, 423, माइनस करके देखो 50 आएगा। इनको माइनस करोगे तो भी 50 आएगा। क्या क्लियर हुई है बात? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? बेटा मैं 1 मिनट में आई, जस्ट एक रीडिंग दो, इतना मैं जस्ट अभी आ रही हूँ। हाँ जी बेटा, ये तो हुई सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। अब देखो इसकी एक मॉडिफिकेशन होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा कंसेप्ट है। अब कई बार क्या होता है बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो जैसे 30 और 50 केल्विन तक तो मतलब नॉर्मल डिस्टिलेशन चल जाती है। कई बार बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा ही फर्क है, मान लो 10 डिग्री का फर्क है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 110 है। एक मतलब दो चीजों को मिक्स, हमें हमारे पास दिक्कत क्या है, हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है। ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 110 है, ये मिक्सचर को ले रखा है हमने, ठीक है। अब जब हीट करेंगे, पहले 100 आया, अब ज्यादा फर्क तो है नहीं। अब इन दोनों में चांस क्या रहते हैं कि जो वेपर बनेंगे वो दोनों के इकट्ठे बनने के चांसेस हैं कि नहीं? बोलो, दिक्कत समझ में आई? पहले दिक्कत बताओ। मतलब कम फर्क होगा, 10 डिग्री का फर्क है तो दोनों के वेपर इकट्ठे बनने के चांसेस बहुत है। तो आपने तो सेपरेट करने थे, सेपरेट वाला फंडा तो साडा होया ही नहीं, दोनों के जो वेपर इकट्ठे बनी जाते हैं।
ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਫਰਕ 10 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੋडिफिकेशन ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। की करते हैं आपको देखेंगे। पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको ये पता चला कि दिक्कत क्या है, कम फर्क होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है, कहता है द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट मच, differ only by 10 Kelvin, then simple distillation cannot be used to separate them. Simple distillation नहीं use कर सकते। The vapors of such liquid are formed within the same temperature range। उसी टेम्परेचर रेंज में दोनों के वेपर बन जाएंगे और कंडेंस भी इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, तो उनको सेपरेट करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या किया जाए? Separation of such a liquid mixture into individual component can be done by fractional distillation। तो कहते हैं उसके लिए हम fractional distillation यूज कर सकते हैं। बट आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही कोई? क्या आ रही है पीछे से? मैम आ रही है। हाँ यहाँ पे ना कीर्तन कीर्तन सा हो रहा है, थोड़ा सा तो रहेगी। डोर बंद कर दे बेटा। ठीक है चलो, कहता क्या करते हैं फिर। इन दिस टेक्निक वेपर ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंसेशन। देखो ये सारा हम पढ़ेंगे, डायग्राम भी साथ साथ देख लेते हैं। क्या फर्क दिख रहा है आपको नॉर्मल में से? ये तो वही आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ पे हीट करने का प्रोसेस है। इसके बाद ये लंबा सा दिख रहा है आपको कुछ? इसमें जाने से पहले कंडेंसर वाले पोर्शन में एक लंबा सा ग्लास की ट्यूब है, दिख रही है वो क्या नहीं दिख रही? उस लंबी सी ट्यूब को, उस लंबे से कॉलम को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये क्या कह रहा है, पास करने से पहले हम उसको एक लंबी सी ट्यूब से पास करते हैं जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है ये, लेट्स सी। In this technique, vapors of liquid mixture are passed through a fractionating column। ये तो हो गया। The fractionating column is fitted over the mouth of the round bottom flask। ये तो पता ही है, उसके मुंह के ऊपर फिट कर रखा है यहाँ पे, है ना। The fractionating column is fitted over the mouth of the RB बोल सकते हो इसको, round bottom flask। It usually consists of long glass tube with wide bore। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कहता है एक लंबी सी ग्लास की ट्यूब है, उसमें छोटे छोटे ग्लास के बीड्स भरे होते हैं। ऐसे बीड मतलब ग्लास के छोटे छोटे मोती टाइप बना के, या छोटे छोटे स्टोन्स भरे होते हैं जिनमें स्फेरिकल शेप सी रहती है। ये देखो ये देखो, ये छोटे छोटे बीड से दिख रहे हैं ना, ग्लास बीड से भरे हुए हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। या स्टोन्स वगैरह भर देते हैं। क्यों करते हैं? वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। कैसे देखते हैं? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। मैंने खाली आपको क्या बताया कि जब बॉइलिंग पॉइंट का फर्क 10 डिग्री होता है तो सेपरेट नॉर्मल डिस्टिलेशन से, सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन यूज करते हैं, जिसमें एक लॉन्ग कॉलम लगाते हैं जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, जिसमें ग्लास स्टोन बीड्स वगैरह रखते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A एंड B। अब वही कहानी आ गई, 2 लिक्विड है A और B। ठीक, ए का बॉइलिंग पॉइंट लो है, लो। अच्छा एक बात बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा सोच के बताना। दो चीजें हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50 है और बी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 80 लगा लो। किसके वेपर जल्दी बन जाएंगे? ए के वेपर जल्दी बन जाएंगे। और याद रखना, जिसके वेपर जल्दी बनते हैं उसको हम बोलते हैं ये ज्यादा वोलेटाइल है। क्या बोलते हैं? ज्यादा वोलेटाइल।
ठीक है। अब वोलेटाइल तो देखो यहाँ पे दोनों है, जैसे नमक और पानी में तो हम बोल देते हैं कि पानी तो वोलेटाइल है जी, नमक नॉन वोलेटाइल है, बट ए और बी तो दोनों लिक्विड है, बी के भी बन रहे हैं ए के भी बन रहे हैं, बट जिसके वेपर जल्दी बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, दैट इज मोर वोलेटाइल। फाइन। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कहता है लो है तो वो ज्यादा वोलेटाइल है बी से। व्हेन सच अ लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड टेम्परेचर राइजेस और वो बॉयल करने लगता है। अब आगे क्या कह रहा है, द वेपर्स फॉर्म्ड मेनली कंसिस्ट ऑफ, ज्यादा तो देखो जिसका कम है जैसे 50 और 60 है, ज्यादा वेपर्स तो 50 वाले के बनेंगे, थोड़े से किसके बनेंगे, बस हाथ में बी वाले के भी बनने लग जाएंगे। जैसे 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 कहता वेपर्स ट्रेवल अप करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, वेपर्स ऑफ लेस वोलेटाइल लिक्विड बी कंडेंस मोर रेडिली देन दोज ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड ए। इसमें सारी कहानी छुपी हुई है, लेट्स सी। ये देखो, एग्जाम्पल लिया मैंने। अब दोनों के वेपर बने, राइज होने लगे ऊपर, ठीक। हाँ डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है ना, मुझे भी आ रही है, ये ना बंद नहीं हो रहा। एक ना काम करती हूँ मैं ना, रूम चेंज करती हूँ, ये मीटिंग को बंद करते हैं, दूसरे रूम में जाके फिर ऑन करके आईडी भेजती हूँ, ठीक है। होता क्या है बेटा, ये जो कॉलम है ये क्या काम करता है, जिसके कारण वो वाले लिक्विड्स भी हम सेपरेट कर पाते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस सिर्फ 10 डिग्री होता है, ठीक है, वो समझने जा रहे हैं हम। ये कॉलम बेसिकली ना सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा देखते हैं। हमने क्या बोला था, ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50 है, बी का 60 है, तो ए के वेपर पहले बने और वो राइज होना शुरू हुए, ठीक है। और पीछे पीछे 50 और 60 में ज्यादा फर्क है नहीं, थोड़े टाइम बाद 60 भी आ जाएगा और बी के वेपर भी राइज होना शुरू हुए, ठीक। अब होगा क्या, क्योंकि ये काफी लंबा कॉलम है और हमने बीट से सरफेस एरिया भी बढ़ा रखा है। अब जैसे जैसे ए के वेपर ऊपर राइज करेंगे, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है बेटा, यहाँ पे मान लो 50 वाले ये वेपर्स हैं, ये 60 वाले हैं। जैसे जैसे 50 वाले वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर भी तो कम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, बताओ। 60 वाले ऊपर वेपर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट 60 है, मतलब वो 60 पहुंचने पर ही वेपर वाली स्टेट में है, मान लो वो यहाँ तक राइज करके, बट टेम्परेचर मान लो यहाँ पे सपोज करो 55 हो गया। एक केस लेना पड़ेगा इसको समझने के लिए ना, थोड़ा सा, एक मिनट रुको। यहाँ पे 50 टेम्परेचर पहुंचा, वेपर्स बन गए, ए के वेपर बन गए, वो ऐसे राइज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए, मान लो ए के वेपर, पीछे पीछे बी के आ रहे हैं। अब बी के वेपर वाली फॉर्म बने रहने के लिए टेम्परेचर 60 डिग्री चाहिए, यहाँ तक तो वो पहुंच गए, बट जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचे टेम्परेचर मान लो 58 हो गया। लंबा कॉलम है ना, 58 जब टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या जो बी वाली सब्सटेंस है वो वेपर तो 60 पे बनती है, तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा वो एक तरह की उनकी कंडेंसेशन ही शुरू हो जाएगी। बताओ, ये बात समझ रहे हो। थोड़ा सा और हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर मान लो 55 हो गया। 55 पे क्या जो बी है वो वेपर स्टेट में रहेगा या वो कंडेंस होने लग जाएगा, इतना बताओ खाली। 60 पे वो वेपर बना रहता है, जैसे ही टेम्परेचर 55 होएगा क्या वो कंडेंस नहीं होना चालू हो जाएगा। यस अब होगा, यस अब होगा क्या, जितना, हाँ बोल। मैम मैम ये नहीं कंडेंस होने लग जाएगा। बेटा ए दे ਤਾਂ वेपर 50 ਤੇ ਹੀ ਬਣ 50 ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰ ਨੇ ਉਹ 60 ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ,
60 ਫਲਾਸਕ ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟੂਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨੇਟਿੰਗ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ मैम वही कह रहा था, ਕੀ मैं ਕਹਿ ਰਹੇ ऊपर ਆ? चलना टेम्परेचर घट गया। ਹਾਂ मैम मैं ਫਿਰ वही कह रहा सी कि ऊपर चलना टेम्परेचर घटेगा, ਹਾਂ पर ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਬੇਟਾ A ਵਾਲੇ ਵੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ that will get enriched in A ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ B ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। A ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੇਪਰ, B ਵਾਲੇ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਉਂਕਿ B ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ Yes, ma'am. ਜਿਹੜਾ A ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰ ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ B ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ, ਏਦਾਂ ਫਰਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ A ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ। देखो किथे था आप उरे सीगे। Suppose we have two liquid A and B. A has a low boiling point, मतलब it is more volatile than B. When such a liquid mixture is heated, temperature rises and mixture start boiling. The vapor formed mainly consists of more volatile liquid A with a ज़्यादा कहंदे किदे वेपर होणगे A दे with a small amount of less volatile B. As these vapor travel up, जिद्दां जिद्दां कहंदे वेपर ऊपर जांदे आ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दे, वेपर ऑफ द लेस वोलेटाइल B कंडेंस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, ध्यान रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसको लेस वोलेटाइल बोलते हैं। वो कंडेंस होने लग जाएंगे किदे नालों? A नालों। ए कंडेंस नहीं होंगे छेती, ए ऊपर पहुंच के बी असी किनू मन्निया जिहदा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिहदी वोलेटिलिटी घट है, वेपर घट बन रहे हैं बट बन रहे सी फिर भी, बट वो कंडेंस होने लग जाएंगे क्योंकि कॉलम लंबा है, ऊपर पहुंचने तक टेंपरेचर भी घटता है। दस द वेपर राइजिंग अप मतलब जेडे वेपर उत्ते जा रहे सी बिकम रिचर। रिचर दा मतलब की है, उन्हां विच ज्यादा अमाउंट ए दा होएगा। ए किहड़ा हैगा? जिहदा बॉइलिंग पॉइंट घट है ते वोलेटाइल जेड़ा ज्यादा है। एंड लिक्विड फ्लोइंग डाउन, उत्ते उत्ते ए जाई जांदा, थल्ले थल्ले जेड़ा कोशिश तो करता है फिर थल्ले, कोशिश करता है फिर थल्ले, तो उन्होंने कहता फ्लोइंग डाउन, जेड़ा नीचे जा रहा है वो रिच हो जाता है बी च। रिच होने का मतलब की है भी ज्यादा उहदे विच बी दा हिस्सा है, जेड़ा ऊपर है उहदे विच ज्यादा ए दा हिस्सा है। समझ आ गई गल? ये इंपॉर्टेंट है काफी, थोड़ा जिहा दिमाग ते जोर पैंदा समझण लई, बट समझ आ जाती है। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਨ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਦ ਵੇਪਰ ਬਿਕਮ ਪਿਓਰ, ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਏ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੌਣ? ਜਿਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦ ਕੰਡੈਂਸਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਪਿਓਰ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਦ ਰਿਸੀਵਰ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ B ਵਾਲੇ ਵੇਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਮ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ मतलब कह देंगे सीरीज ऑफ डिस्टिलेशन, जिवें मतलब छोटे ऊपर चले गए, एक तरह की छोटी डिस्टिलेशन हुई, ऊपर इकट्ठे हो गए, ए दे थल्ले बी रह गया। द रिमेनिंग लिक्विड इन द फ्लास्क विच जिहड़ा सीगा राउंड बॉटम फ्लास्क वो बी रह जाएगा पिछे। साडा दा पर्पस आई सी भी असीं सैपरेट कर दी। ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन यूनिट कहता ना एक ऊपर थल्ले इदां, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਲੇਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇਖਿਓ ਏਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟਸ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨੇਟਿੰਗ ਕਾਲਮ ਚ। A measure of efficiency of column is known as the number of theoretical plates of that column. Theoretical plates मतलब imaginary ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ plates ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਤੇ वेपराइजेशन कंडेंसेशन हो जाती है। One theoretical plate equal to one vaporization condensation cycle।
ਥੈਰੇਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਪਲੇਟਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਬੋਲਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ वेपराइजेशन साइकिल हो गया। With each condensation vaporization cycle, vapors are enriched in a certain component. ऊपर वाले H, नीचे वाले बीच। Larger surface area allows more cycle. जितना surface area ज़्यादा होगा, उन्नियां condensation ते vaporization ज़्यादा होएंगियां, उन्ना तोड़ा वधिया result आएगा। देखो लिखा ना improving separation. Typical laboratory scale, मतलब कहंदा जिहड़ा आम तौर ते लैब च वरतिया जांदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 to 8 theoretical plates ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨਾ surface area ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। One of the applications of fractional distillation is used to separate different components of crude oil. ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੈਸਲੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੂਡ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਲ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨੇਟਿੰਗ ਕਾਲਮ ਲਾ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀਟੋਨ ਐਂਡ ਮਿਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ। ਐਸੀਟੋਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸ ਐਸੀਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨੇਮਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਲਾਉਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੇਮਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਪੜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਸੀਟੋਨ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ। ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਮਿਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CH3OH। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨੇਟਿੰਗ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਜਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, NCERT ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, NCERT 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਰਿਡਿਊਸਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ? ਹਾਲ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। +2 ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ 50% ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਇਆ, ਅਬਾਊਟ 50 ਪਿਆ ਹਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ 2 ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ +1 ਨੂੰ ਟਾइम लगता है, सो 10-15 मिनट रह गए, इसको खत्म कर लेते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन को। द मेथड इज यूज टू प्योरीफाई। देखो अब हमसे कोई पूछे कि सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, क्या आंसर दोगे? आप क्या बोलोगे कि जी सिंपल डिस्टिलेशन या तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल चीजों को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, या ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में 30 to 50 डिग्री का फर्क। कोई आपसे पूछे कि जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, उसका क्या आंसर दोगे? ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने में यूज करते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, सिर्फ 10 डिग्री के अराउंड होता है, यही जवाब दोगे। तो ऐसे ही कोई पूछे वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं, तो आप बोलोगे इसलिए यूज कर, कौन से लिक्विड के लिए यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड विच डीकंपोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ मतलब ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਪਿਓਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ?
ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੈਕਿਊਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ। महक और जस्सी को समझ में आ गया साहेब? तू बोलता नहीं बेटा, जल्दी जवाब दिया कर, ध्यान तेरा किते हो रहा है। ਹੁਣ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਸ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਓ ਵੇਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਪਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਵੇਪਰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਬਣੀ, ਸਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਦਾਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਇੱਕ ਬਿੱਕਰ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਪਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਵੇਪਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 5, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ 5 ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸਟੀਮ ਹੈ। 5 ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, 5 ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੀਮ ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ। ਆਪਾਂ ਕਹ ਰਹੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੀਮ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਪਸ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਸਟੀਮ ਚ, 5 ਸਟੀਮ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਚ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਰੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਦਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵੇਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਗਾ 0.5, ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਹੋਰ ਕਰਤਾ 0.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ 1 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
इस करके नोट्स च तां लिखिया नहीं होया बट वो यूज होएगा। देखो दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान नाल मेरा हर एक वर्ड सुनियो, ठीक है। हर एक लिक्विड का एक वेपर प्रेशर हुंदा ते वेपर प्रेशर हुण जदों पढ़ोगे माइंड च आऊगा कि मैम वेपर प्रेशर की हुंदा। कोई भी लिक्विड नूं कवर करके जे असीं हीट करदे हां तां ओहदे वेपर बनदे आ, इवैपोरेशन हुंदी है, वेपर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कंडेंसेशन मतलब वेपर वापस लिक्विड च बदलते हैं। एक टाइम ते इवैपोरेशन दा रेट, रेट मतलब जिन्ने लिक्विड है उन्ने वेपर बन रहे हैं, रेट ऑफ इवैपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। उस प्रेशर नूं असीं वेपर प्रेशर कहने, ठीक है। हुण जिवें लिक्विड है ਉਹਦਾ अपना कोई वेपर प्रेशर है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ए ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਗਏ वेपर प्रेशर ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 0.5 ਆਇਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ वेपर प्रेशर भी ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ वेपर ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ वेपर प्रेशर ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ 0.5 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹਨੂੰ वेपर प्रेशर ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, उस टाइम ते ਅਸੀਂ कहने आ भी लिक्विड बॉयल हो गया। लग गया पता? जे कोई भी डाउट है बेटा मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, प्लीज पूछ लियो, कोई ओदी लोड़ नहीं है क्योंकि टॉपिक ऑनलाइन कर रहे हैं आप, तो ओदे च मैनूं पता नहीं लगता भी तुहानूं इन्ना समझ आया कि नहीं। तो प्लीज कोई मन च नहीं रखना भी मैडम ने 4 बार बोलता जी सानूं हले समझ नहीं आ रहा, चाहे 10 बार पूछ लो, ठीक है। हुण देखो वैक्यूम डिस्टिलेशन किहदे लई यूज हुंदी है, उन्हां लिक्विड्स वास्ते जिन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट इन्ना ज़्यादा है कि जे असीं उन्हां नूं बॉयल करन दी कोशिश करिए तां ओह कंपाउंड ही टुट जांदा, ब्रेक हो जांदा, कुछ होर बन जांदा। सानूं बॉइलिंग दी लोड़ क्यों पै रही है? क्योंकि असीं डिस्टिलेशन करनी है, डिस्टिलेशन दा बॉइलिंग करनी पएगी, तो डिस्टिलेशन नूं असीं मॉडिफाई करके वैक्यूम डिस्टिलेशन करदे हां। की हुंदा देखदे, कहंदा लिक्विड बॉयल्स, आ देखो ये लिखा है व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इन्नी गल लगी पता? हुण एक इंटरेस्टिंग गल देखो, तुसीं ये सुनिया भी हाई एल्टीट्यूड ते, अच्छा जे नहीं सुनिया तो दस दियां मैं तुहानूं, हाई एल्टीट्यूड ते ना बॉइलिंग पॉइंट बेटा लिक्विड दा घट जांदा हुंदा। जिवें देखो सी लैवल है मान लो, सी लैवल ते जिहड़ा एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना 1 एटमोस्फीयर दे बराबर लैंदे ने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਟੀट्यूड ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੈਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0.8 ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਬੋਇਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 1 ਆਊਗਾ। बट उरे जे असीं पानी नूं बॉयल करन दी कोशिश कर रहे हैं तो उहदा प्रेशर जे 0.8 भी हो गया उदों ही लिक्विड बॉयल हो गया, क्योंकि बाहरला ही 0.8 है, तो दोनों नूं बराबर करना। हुण उरे 1 एटमोस्फीयर करना पैंदा बॉयल करन लई, तां नैचुरली हीट ज़्यादा करना पऊगा, 0.8 तां पहलां ही आ जाऊगा, तां उरे बॉइलिंग पॉइंट घट जांदा हुंदा हाई एल्टीट्यूड ते। लग गई गल पता? इन्नी गल पता लग गई भी जे बाहरला प्रेशर घटूगा बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाऊगा। बोलो शायद तेन कुछ समझ नहीं आ रहा, मैनूं लगदा क्लास ला मैम इत्थे मैम मेरे घर ना गेस्ट आए पे हैं, गेस्ट आवाज आए, ही नहीं कर रहे, समझ ही नहीं आ रहा। फिर रिकॉर्डिंग सुन ली, टाइम का तो खराब करी जाना है। यस मैम। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਲਿਕੁਇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਉਹ 99 ਤੇ ਹੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੱਟ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਘਟਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਵੀ ਬੋਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਦਈਏ।
ਇਹ ਉਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਖਤਮ। ਸਿੰਸ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਬੋਇਲਸ ਐਟ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਗਲਿਸਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ 563। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜੇ। ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਤੇ 110 ਬਲਕਿ 543 ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? 12 mm ਮਰਕਰੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, mm ਮਰਕਰੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚ 760 mm ਮਰਕਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਆ ਫਲਾਸਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਿਓਰ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਤਾ। ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਹਵਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੈਟਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। दिख रहा है पीडीएफ? Yes, ma'am. ये लिखा हुआ है डिस्टिलेशन एंड पे पहुंच गए। ये रही आपकी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये डायग्राम ना यहाँ से कर लेना, वो नोट्स में थोड़ी सी वो ब्लर हो रखी है, दिख रही है? ये देखो, ये सारा अपरेटस है, इसके साथ इन्होंने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। ये मैनोमीटर वगैरह पढ़ेंगे हम, जो प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो इसके कारण ये एयर खींच लेगा। अब ये लिक्विड है ना इसमें, इसके लिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर का काम कर रहा है। अब होगा क्या वैक्यूम पंप लगा के? दोबारा एक बार समझते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन, या उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये कोई ऑपरेटर्स है जिसमें आपका कोई लिक्विड है, आप उसको जैसे ग्लिसरॉल की बात की, ठीक है, वो 563 केल्विन पे बॉयल होता है, बट इस पे वो डिकम्पोज भी हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे? तो ये कुछ ऐसा करते हैं कि ए 453 पे ही बॉयल हो जाए। वो कैसे करते हैं? जब ए का बाहरला प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं वैक्यूम पंप लगा के। बस ये बेसिक का फंड है। बाहरला प्रेशर कम कर देंगे तो उससे क्या होगा? ये जल्दी बॉयल हो जाएगा। क्यों जल्दी बॉयल हो जाएगा? क्योंकि अंदरला प्रेशर बाहरले प्रेशर के बराबर करना होता है, वो लो टेम्परेचर पे ही वो चीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग? है तो बेटा ये आसान ही, बट थोड़ा जा जिन्हों कहते हैं नवे तरीके का टॉपिक है। देखो, नॉर्मल डिस्टिलेशन होगी अपनी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी, वैक्यूम डिस्टिलेशन होगी, ठीक है। बाकी हम देखते हैं किन्नियां रह गई। एक स्टीम डिस्टिलेशन होगी, उस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होगी, ਤੇ लास्ट क्रोमैटोग्राफी होना। एक लेक्चर लगूगा या 1.5 लगूगा,
ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੇ ਲਈ ਤੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ এনवायरमेंट ਦਾ ਹੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਗੀ। ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਨੇ ਹੁਣ? हजे तक तो मैम वही है। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। टाइम मैं दस दूंगी। कल जाना है स्कूल? गर्ल्स तुसी दसो। यस मैम जाना है। मैं शाम का ही टाइम रख लो कल का। देखूंगी बेटा जेड़ा सूट करूगा मेनू, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग सुन लियो। आई ट्राई माय बेस्ट। ओके बेटा। ओके।